अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो एसेंशियल्स ऑफ रिवीजन फॉर एग्ज़ाम्स के बारे में है। डिस्कस करेंगे कि इस रिवीजन टाइम में हम किस तरह से रिज़ल्ट ओरिएंटेड रिवीजन करवा सकते हैं ताकि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है वो बेस्ट आएँ। एज़ यू ऑल नो दैट सिचुएशन पेंडेमिक की थी और तमाम स्टडीज़ थ्रू आउट ऑनलाइन हुई हैं फ्रॉम लास्ट 2.5 मंथ से। और रिवीजन वैसे भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है और इस सिचुएशन में ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। टिप्स और ट्रिक्स पे बात करेंगे कि हम अपनी रिवीजन को किस तरह से बेस्ट और इफेक्टिव बना सकते हैं। रूल्स ऑफ रिवीजन प्लानर ये ऑलरेडी आप सबसे शेयर हो चुका है। इसको एक दफ़ा डिटेल से पढ़ लें और इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बल्कि कुछ सिंपल इंडिकेशंस आपको दी गई हैं कि बीइंग अ टीचर आप अपनी रिवीजन को मज़ीद इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। और जब आप इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ब्रीफली विद इन अ मिनट इस रिवीजन प्लानर को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी आप अपनी रिवीजन प्लानिंग को बनाएंगे तो आप अपने चैप्टर को एज़ पर कंटेंट, जितना कंटेंट उसमें मौजूद है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट डिवीजन हो सकती है, और अगर आपका सब्जेक्टिव पार्ट लेंथी है तो आप उसके भी मज़ीद 2 पार्ट्स कर सकते हैं ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो। वैसे भी कोई भी बड़ा काम अगर आपने करना है, एक चैप्टर को लर्न करना बड़ा काम होता है, तो बच्चे की कैपेसिटी चाहे वो 1 क्लास का है 2 क्लास का है, उसकी कैपेसिटी के लिए वो चैप्टर जो बेशक 3 पेजेस पर मुश्तमिल है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके देंगे तो वो ईजीली कर लेगा। और सेकेंड पॉइंट जो इस प्लानर में इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपने अपने जो बच्चों को रिवीजन स्टार्ट करवानी है वो होनी चाहिए वहाँ से जहाँ आपने आखिरी चैप्टर स्टडी एंड किया है। अगर आप रिवीजन स्टार्ट करवाने को काउंटिंग की तरतीब के मुताबिक यूनिट 1 से ले जाएंगे तो वो यूनिट बच्चों ने 2-2.5 महीने पहले पढ़ा होगा और उसको रिवाइज करने के लिए उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और उनकी रिवीजन इफेक्ट होगी क्योंकि उनका स्टार्ट गुड स्टार्ट नहीं होगा, उनका स्टार्ट एक डिफ़िकल्ट स्टार्ट होगा जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम आएंगे, वो फ्रस्ट्रेट भी होंगे। लिहाजा बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल फ्रेश रिसेंटली डन टास्क से उनकी रिवीजन स्टार्ट करवाई जाए। इस तरह उनको अपनी रिवीजन से जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होगा और उनको जब एक अचीवमेंट मिलेगी, वो अच्छे टेस्ट स्टार्ट में अच्छे टेस्ट करेंगे तो लेटर ऑन अच्छे टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकली मिलेगी। और एक टीचर का रिवीजन के साथ ये टारगेट होना चाहिए कि उसके बच्चे उस रिवीजन के बाद क्लास टेस्ट में और फाइनल एग्ज़ाम में अच्छी आउटपुट दें। रिवीजन का मकसद सिर्फ रिवीजन का हो जाना नहीं है। यहाँ पे चेकलिस्ट ऑफ रिवीजन कि जब आपने रिवीजन क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रेसिपी ऑफ रिवीजन में आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी बेस्ट चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स के बारे में इल्म भी होना चाहिए और उन इंग्रेडिएंट्स के यूज़ का भी सही पता होना चाहिए, इफेक्टिव यूज़ का भी पता होना चाहिए। वरना कोई भी चीज़ इकट्ठी अगर आप कर देते हैं और कहेंगे ये इंग्रेडिएंट्स थे मैंने सब इकट्ठे कर दिए, अच्छा क्यों नहीं बना या बना क्यों नहीं है। आई थिंक बीइंग अ लेडीज़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल वर्ड्स वेरी वेल। रिवीजन प्लानर्स बनाना मस्ट है। इसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को गाइड किया जा चुका है। रिवीजन प्लानर्स बना के आप लोग डिस्प्ले भी कर चुके हैं और उन रिवीजन प्लानर्स को उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके रिवीजन प्लानर्स रिजिड नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े एज़ पर द नीड ऑफ द क्लास या डिमांड ऑफ द क्लास, अगर आपके बच्चे इतने ग्रोन अप हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई चेंज करना पड़े। फ्लेक्सिबिलिटी और चेंज का मतलब ये है कि जो चीज़ बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए या कोई टॉपिक टेस्ट आप एक्सपेक्ट करे थे 1 दिन में हो जाएगा, उसको ज़्यादा दिन लग गए 2 या 3, तो आपके रिवीजन प्लान में इतना मार्जिन होना चाहिए कि आप उसको एडजस्ट कर सकें। ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि सिलेबस का ब्रेकडाउन आपने करना है। पहले आपने टोटल चैप्टर्स देखने हैं और फिर आपने पर चैप्टर का देखना है कि एक चैप्टर का ब्रेकडाउन कितने पार्ट्स में हो रहा है और उसके बाद फिर टोटल चैप्टर का टेस्ट, यानी कि पर चैप्टर अगर आपके 3 यूनिट सिलेबस में आ रहे हैं तो 3 यूनिट्स के लिए आपको पर यूनिट कितने डेज लगेंगे और फिर टोटल कितने डेज लगेंगे। हर चैप्टर को चंक्स में कंप्लीट करने के बाद उसका एक ग्रैंड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और ग्रैंड टेस्ट जो है वो हमेशा पेपर की नोयत पे बनाया जाता है जिस पैटर्न पे आपके पास पेपर आना होता है। और जो आप चैप्टर के चंक्स के पार्ट्स के टेस्ट ले रहे होते हैं उनमें भी मैक्सिमम कोशिश करें कि वो रिटन टेस्ट हो, मतलब वो ब्लेंड ऑफ रिटन और ओरल हो, जिसको अभी हम आगे भी बात करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ द ईच टॉपिक, हर टॉपिक की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो आप बच्चों को सिर्फ
एक्सप्लेन किए बगैर अगर लर्निंग के लिए दे देते हैं तो वो इतने बेसिक और सिंपल होते हैं कि बच्चे उनको लर्न कर सकते हैं। कुछ टॉपिक में जब आप उनको रिवीजन के लिए देते हैं वो वाकई इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि उनको रीटीच करना पड़ता है। तो एक टीचर सिर्फ ये नहीं देखेगी कि मैंने तो ये पहले पढ़ा दिया था, अब बस मैं रिवीजन दूंगी। नो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक आपने बच्चों को समटाइम आप सिर्फ एक सवाल देंगे लर्निंग के लिए, वो सवाल इतना डिफिकल्ट है, उसकी वर्डिंग डिफिकल्ट है, उससे स्पेलिंग लर्निंग ज़्यादा है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, या आप मैथमेटिक्स का दे रहे हैं। समटाइम आप बच्चों को 2 एक्सरसाइजेज भी इकट्ठी दे देते हैं मगर उनमें क्वेश्चन थोड़े होते हैं, ये बिल्कुल सारे सेम होते हैं, तो वो 2 एक्सरसाइजेज नहीं बल्कि उनका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि एक ही जैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और समटाइम आप बच्चों को सिर्फ एक सवाल मैथ्स का देते हैं, वो एक सवाल जो है वो अपने अंदर इतना कॉन्सेप्ट रखता है कि बच्चों को टाइम चाहिए होता है। तो जब भी आप रिवीजन प्लानर बनाएं और बच्चों को टेस्ट दें तो आप उसको पेपर वर्क कंप्लीट करने वाले माइंडसेट के साथ नहीं कि मेरा तो प्लानर बना हुआ है और मैं तो उसको करवा रही हूँ और ये हो जाएगा। नो, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए बच्चों के जो गुड रिजल्ट्स हैं उनको टारगेट करते हुए आपने बच्चों को देना है। बट बिसाइड दैट ये नहीं कर सकते हम कि भाई हम बच्चे नंबर अच्छे लें तो हम टेस्ट ईजी दे देंगे, डिफिकल्ट टॉपिक्स को इग्नोर कर दें। नो, ईच एंड एवरीथिंग हमने सिलेबस के अंदर जो है उसको रिवीजन में कवर करवानी होती है। नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ द ओरल एंड रिटन असेसमेंट, जो अभी हमने बात की कि जब भी आप टेस्ट लें आप सिर्फ रिटन या सिर्फ ओरल मत लें। अपने अगर आप 5 डेज़ अ वीक आपके पास क्लासेस आ रही हैं तो आप 3 डेज़ रिटन 2 डेज़ ओरल रखें ताकि बच्चे जो है उस चीज़ को एंजॉय करें। इसके अलावा डायरी में थोड़ी वेरिएशन, टेस्ट की वो जो एक रिवीजन डायरी में लग जाता, वो एक मतलब सीरीज़ बन जाती है क्योंकि ज़्यादा रिवीजन चल रही है, टेस्ट ही होंगे, तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाने के लिए और अपने सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बच्चों के साथ बरकरार रखने के लिए कभी कभी टेस्ट की जगह आप उनको प्रैक्टिस दे सकते हैं। और बच्चे अगर उसको देख के भी करके लाएंगे तो एटलीस्ट वो उस टॉपिक से गो थ्रू हो जाएंगे। अगर आपको टॉपिक लगता है कि थोड़ा सा आसान है, अगर पेपर में भी आएगा तो बच्चे पेपर की पहले रिवीजन जब होगी उसमें इस टॉपिक को करेंगे तो कवर कर लेंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस दे दें ताकि थोड़ा सा बच्चों के लिए भी चेंज हो जाए। लगातार 6 के 6 पीरियड में टेस्ट दे दे के वो भी थोड़े से बोर हो जाते हैं। बेशक इसके पहले उन्होंने बहुत सारी छुट्टियाँ की हैं, पेंडेमिक था, वो घरों में थे, बट स्टिल एक इंसान ये पॉसिबल नहीं है कि अगर वो 100 दिन भी सोता रहे तो आप उसको कहें कि आगे आप 100 दिन जाग लो। नो, ये बैलेंस होता है। आप एक दिन में इतना ही आराम कर सकते हैं और अगले दिन फिर आप उस हिसाब से काम करते हैं, और अगर आप अगले दिन सारा दिन फारिग भी रहें तो फिर भी आपको रात को नींद आ जाती है। तो सेम लाइक पिछले 2.5 महीने का बदला अब हम बच्चों से 15 दिन में नहीं ले सकते। नॉन स्टॉप मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, ये नॉन स्टॉप का वर्ड मैंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया टीचर्स के लिए। नॉन स्टॉप मोटिवेशन से मुराद है कि आपने बच्चों को मुसलसल मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि ये जो मोटिवेशन आप बच्चों को देंगे ये उनके लिए भी पॉजिटिव है, उनको भी रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएगी, उनकी भी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगी, बोरियत को दूर करेगी और आपको भी मोटिवेटेड रखेगी। अगर आप बच्चों को मोटिवेशन नहीं देंगे तो बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो टेस्ट वो दे रहे हैं और इनके जो अच्छे रिजल्ट्स आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको कितनी खुशी दे रहे हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक रूटीन जॉब की तरह हो जाएगा जिससे वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि अभी सिर्फ हार्डली 1 वीक हुआ है तो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स बोर होना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि इट्स ऑल क्वाइट ह्यूमन नेचर, इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है। टेस्ट चेकिंग क्राइटेरिया आपको वेल अवेयर होना चाहिए। टेस्ट चेकिंग क्राइटेरिया के हवाले से जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए है वो है कि आपका टेस्ट चेकिंग क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ख़ासतौर पे अच्छे बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए एवरेज स्ट्रिक्ट, और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए लेस स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो स्ट्रगलर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उनको कम स्ट्रिक्टनेस करें। एवरेज बच्चों को एवरेज स्ट्रिक्टनेस पे रखें क्योंकि उनका लेवल एवरेज है। अगर आप हर बच्चे को एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस पर लेकर जाएंगे तो एवरेज और फेलियर हमेशा फेलियर रहेंगे और टॉपर एवरेज मार्क्स आपको शो करेंगे, तो ये डीमोटिवेशन है। सो बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें, और जो अच्छे बच्चे हैं जो कर सकते हैं और कर रहे हैं उनकी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि टेस्ट में वो बेशक आपसे झगड़ेंगे हमारे यहाँ नंबर क्यों काटे, फला के तो नहीं काटे, लेकिन अल्टीमेटली पेपर में वो बच्चे फिर आपको 100% स्कोर करके देंगे। तो टेस्ट चेकिंग में किसी सूरत मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से 0.5, 0.25 या ओवरऑल करके आपने उनके मार्क्स ज़रूर काटने और रिमार्क्स ज़रूर देने हैं। किस किस्म की मिस्टेक्स हैं करेक्शन दें उनको, ये जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ये जो आपने सवाल का जवाब गलत लिखा है उसको आप लिख कर लाएँ, 3 दफ़ा लिख लें, 2 दफ़ा लिख लें, 100 दफ़ा और 10 दफ़ा, इवन 5 दफ़ा भी बहुत ज़्यादा होता है अगर सवाल बड़ा है। पॉसिबल पनिशमेंट वो दें जो अटैम्प्टेबल हो, करना पॉसिबल हो। अननेचुरल और इनह्यूमन कि 100 दफ़ा लिख लें, 50 दफ़ा लिख लें, ये वाली पनिशमेंट्स नहीं, क्योंकि इनका फ़ायदा नहीं होता। रिकॉर्ड कीपिंग टेस्ट की होनी चाहिए, इस पे पहले भी हमारी बात हुई है। डायरी में रिकॉर्ड मेंटेन करें,
बच्चों का। इसके अलावा आप जो टेस्ट आप नोटबुक पे ले रहे हैं उसको मेंटेन करें, बच्चों को इस बात पे मोटिवेट करें, घरों से सिग्नेचर्स करवा कर लाएं ताकि पेरेंट्स को उसके बारे में हो। और जनरली भी बीइंग अ टीचर आपके माइंड में जनरली भी अपने एवरेज और मीडियोकर बच्चे और बिलो एवरेज ज़रूर होने चाहिए, ताकि कभी आपको उनके हवाले से कोई डिस्कशन प्लान करना पड़े तो आप उसके लिए वेल अवेयर हों ऑलरेडी। टेस्ट रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट। हमारा टारगेट क्या है? बेसिकली हमारा टारगेट है कि हमारे टेस्ट रिजल्ट्स, हमारे एग्जाम रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इसके अंदर एक टीचर जब रिवीजन करवाती है तो उसके पास डेली वर्सेस फाइनल आउटकम गोल के वो किस वजह से टेस्ट रिवीजन करवा रही है। तो एक डेली गोल्स होते हैं। डेली गोल क्या है टीचर का? कि बेस्ट टेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमने जो पीछे सारी बातें की वो अल्टीमेटली बेस्ट टेस्ट प्रिपरेशन पे ही जाती है। बेस्ट टेस्ट रिजल्ट्स होने चाहिए, जो ये टीचर की डिमांड है, ठीक है। तो वो कैसे अचीव करेगी इसके ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। और डेली डायरी का फॉलोअप, वही जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं। तो आपके जो डेली गोल हैं इनको अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी वो सारी छोटी छोटी टेक्निक्स जो मैंने अभी आपसे शेयर की हैं। एंड देन फाइनल आउटकम हमारा क्या है? कि हमारे ग्रैंड टेस्ट के रिजल्ट्स बेस्ट हों। ग्रैंड टेस्ट के ऊपर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि जब एक चैप्टर के पार्ट्स के टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो उसका ग्रैंड टेस्ट का टाइम ज़रूर लें। ग्रैंड टेस्ट है तो उसको ग्रैंड की तरह ही लें, जितना टेस्ट बनाएं उतना बच्चों को टाइम दें और फिर उनको अटैम्प्ट करने का टाइम दें, मोटिवेशन दें। ग्रैंड टेस्ट के ऊपर बच्चों को 3 स्टार्स के, जिसका बेस्ट होगा उसके 3 स्टार होंगे, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। एट द एंड आप बच्चों को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें कि 3 स्टार होल्डर्स कौन से हैं, 2 स्टार होल्डर कौन से, 1 स्टार। ये एक टेक्निक शेयर की है मैंने आपसे, आप इससे रिलेटेड कोई भी और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपका अल्टीमेट फाइनल गोल है कि आप एग्जाम रिजल्ट्स जो हैं वो बेस्ट आएंगे, यानी कि आपकी पास परसेंटेज क्लास में 100% हो, प्लस आपके जो हाई स्कोर्स हैं वो मैक्सिमम बचे। इन सब टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने के बावजूद भी आपकी क्लास में कुछ बच्चे अच्छे बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, कुछ बच्चे फेल भी हो रहे होंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टीचर्स के माइंड में कि उनको कैसे डील किया जाए। ज़ाहिर है वो जब आपको आपके एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलता और आप सब ये चीज़ समझ रहे होते हैं और ज़ाहिर एफर्ट भी कर रहे होते हैं कि हमने जो हम बेस्ट कोशिश कर सकते थे हमने कर ली, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर, या अगर आप होम टीचर हैं और आपका बच्चा फेलियर है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बजाय ये देखने के कि ये बाकी सब्जेक्ट में भी फेल हो रहा है, अगर एक टीचर के सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो बाकी टीचर से जाके डिस्कस करती हैं। एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि आप इस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर ये बात समझाऊंगी कि बजाय ये देखने के कि ये बच्चा बाकी सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इग्नोर कर दे बाकी सब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप एक बच्चे के मुसलसल फेलियर्स के बारे में अपना नॉलेज अपडेट करते रहेंगे तो आपका माइंडसेट बन जाएगा कि ये बच्चा तो इसका मतलब अच्छा किसी सब्जेक्ट में भी नहीं कर रहा तो मेरा इससे ज़िम्मा ख़त्म हो गया। बजाय ये करने के, बीइंग अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की कि वो उसके फेलियर को डील करने की कोशिश करे, वो उसके फेलियर को फॉर्म ना करे बल्कि इसको डील करे और अपने सब्जेक्ट के हवाले से ये सोचे कि इस बच्चे का फेलियर का रीज़न क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, हर बच्चा बराबर नहीं है। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं कि जो आप डायरी 2 दिन में देते हैं, अगर वो आप मर्ज करके 1 दिन में दे दें तो भी वो 100% रिजल्ट देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो डायरी आप 1 दिन में दे रहे हैं उसको अगर आप डिवाइड करके 2 दिन में दे दें उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए जिनके फेलियर्स मुसलसल आपके साथ चल रहे हैं। एक आध या 2 टेस्ट में फेल होना इज़ नॉट अ बिग डील, समटाइम किसी रीज़न से भी बच्चा को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जो मुसलसल फेलियर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए आप उनका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हुए देखें। अगर उनको डायरी कट करने की ज़रूरत है, ये एवरी टाइम सोल्यूशन नहीं है कि हमेशा डायरी कम करने से होगा। अगर प्रॉब्लम का रीज़न, फेलियर का रीज़न कुछ और है तो वो रीज़न आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कोटेशन जो आपको सामने डिस्प्ले हो रही है, द माइंडसेट शिफ्ट्स टू ओवरकम द फेलियर, फेलियर इज़ जस्ट अ माइंडसेट। जैसे सक्सेस एक माइंडसेट है, पोजीशन को अटेन करना एक माइंडसेट है, और जिन लोगों का ये माइंडसेट बन जाता है वो फिर सक्सेस अटेन किए और टॉप पे आए बगैर रह नहीं सकते। उसके लिए उनको पूरी रात भी नींद नहीं आती और वो मेहनत करते रहते हैं। ये चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी समझ आती है। सेम लाइक फेलियर भी एक माइंडसेट होता है। अगर हम उस माइंडसेट को ओवरकम कर लें तो हम बच्चे को फेलियर से निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, आपने डायरी पे नोट दिया एज़ पर स्कूल रूल, 3 दिन नोट देने के बाद भी आपको रिस्पांस नहीं आता, आप ऑफिस में आके इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो ऑफिस के नोटिस में आ जाती है, कल को बात होगी तो वो एज अ प्रूफ पेश कर देंगे। लेकिन उसमें बच्चे के लिए तो कुछ नहीं हुआ, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप खुद पेरेंट्स से अप्रोच कर सकते हैं, ऑफिस के थ्रू अप्रोच करवा सकते हैं, पेरेंट्स से एक मीटिंग कर लें। अगर आप उस बच्चे को पर्सनली जानते हैं और आपको पता है कि इसके घर में पढ़ाई का एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो इट्स नॉट योर सेफ साइड बीइंग अ टीचर कि भाई हमें पता है इसके घर में पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है, दैट्स वाई हम इसको नहीं करवाते। उसके लिए ये होगा
कि आप उस बच्चे को क्लास में लर्निंग का टाइम देते, जहाँ सारे बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट याद नहीं है और आपको पता है कि वो ब्लैंक टेस्ट लेकर बैठा हुआ है इतनी देर में और वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो एज पर द रिवीजन प्लानर लाइक ऑल अदर क्लास रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन कि भी टेस्ट ही करेगा, बेशक इसको नहीं याद तो बैठ के टाइम वेस्ट कर ले। बीइंग अ टीचर आप उसके लिए कुछ और चीज़ प्लान करें, आप उसको कहें आप बेटा अभी याद करो, आपने बाकी पूरी क्लास को 3 सवाल दिए हुए थे, उसको अगर आप वहाँ बैठा के 40 मिनट्स में 2 सवाल भी याद करवा देंगे तो वो मोर देन 50% अपनी क्लास के बराबर आ जाएगा। बाकी सब ने 3 सवाल टेस्ट में लिखे, उसको 2 याद करवा के आप उसमें से 1 लिखवा के उसको जब फुल मार्क्स देंगे कि ये आपका टेस्ट था, आपने देखे इसमें से फुल मार्क्स नहीं, यू कैन डू इट, अब ये 2 सवाल आप घर से करके लाएं, तो वो अपने लिए अपने घर में इन्वायरमेंट खुद क्रिएट कर लेगा। ये बेसिक मेन रीज़न होते हैं बच्चों के पढ़ाई ना करने के। बीइंग अ टीचर आपको पता है इस बात का, या तो उनके घर में इन्वायरमेंट नहीं होता, या उन बच्चों के लिए जो है वो पेरेंट्स उन पे नहीं दे रहे होते, तवज्जो नहीं दे पा रहे होते, पेरेंट्स लिटरेट नहीं होते, जो भी रीज़न है उसको सॉर्ट आउट कर उसके ऊपर वर्कआउट करें। अब रीज़न सॉर्ट आउट करना आपका काम है, आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना नहीं आ रहा, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, आप आएँ हमें बताएं, हम आपको उस रीज़न को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन फेलियर का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इवन कि ये एक्सक्यूज़ भी नहीं है फेलियर के लिए कि हमने ऑलरेडी बता दिया था, हमें तो पता था, देखिए बच्चा क्लास टेस्ट में भी फेल हो रहा था। नो, ये सबसे वर्स्ट एक्सक्यूज़ होगा कि आपको पता था कि ये बच्चा फेल हो रहा था और अल्टीमेटली भी फेल हो जाएगा, लेकिन आपने कुछ किया नहीं और कुछ करने के बारे में सोचा नहीं। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक अगर आप इसको कमिट करेंगे। सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपने इस तरह के बच्चों के साथ कैसे डील करना है। At the end, good luck to you students. Stay blessed ever. Jazakallah khair.